चैप्टर नंबर 18 पेज नंबर, जिस बुकलेट में सिर्फ फिजिक्स के हवाले से स्टूडेंट दो नोट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, पहले मैं उससे बात कर रहा हूँ। देखें, ये पेज नंबर 63 के ऊपर है। पेज नंबर 63 लेवल 2 की बात करेंगे। सही बच्चों, मैं किस बुकलेट की बात कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों हैं। इसको पहले हम देखते हैं। सही है, कुछ चीज़ें फिर हम सेकंड से भी देख लेंगे इन चैप्टर पे। दूसरा बुकलेट से भी पहले हम इस वाले से सॉल्व करके देखते हैं। सही, अपने मसले को क्लियर करते हैं, प्रॉब्लम को। तो बच्चों, ये पेज नंबर 63 के ऊपर हमारे पास, सही है बच्चों, समझ में आ गया, जिसमें सिर्फ फिजिक्स है उस बुकलेट की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, शुरू करें। सही है, शुरू करो बच्चों। सही है, पेज नंबर 63 लेवल 2 है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे। डन है बच्चों? ओके, देखें, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट इज आर, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आर है, फिर कह रहे हैं थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी बता दें। ये सवाल है आपके पास। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी, हमसे पूछा जा रहा है कि थर्ड ऑर्बिट की रेडियस बता दें। तो बच्चों, हमें पता है कि आर एन निकालने का फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर 0.53 एंगस्ट्रॉम होता है। ये कंडीशन आपके पास है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये वाली वैल्यू है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस है, मतलब आर जो है ना वो किसके बराबर है, 0.53 एंगस्ट्रॉम। फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आर है, तो आर किस कांस्टेंट नंबर के बराबर होगा, 0.53 के बराबर होगा। मतलब मैं इसी इक्वेशन को यूं लिख सकता हूं कि आर एन का फॉर्मूला होगा एन स्क्वायर आर, फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू, ये कांस्टेंट है। अब हमें थर्ड के लिए निकालना है, तो 3 का स्क्वायर करना है, 9r। कितना आएगा बच्चों, 9r। तो राइट आंसर इज 9r। इस क्वेश्चन नंबर 1 में राइट आंसर हमारा क्या बन जाएगा, 9r। इसका राइट आंसर 9r 9r हो जाएगा। इसका राइट आंसर, देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। सही, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। सही है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि बैमर सीरीज के अंदर कौन सा रीजन बनता है। सवाल हमारा यह है कि बैमर सीरीज में कौन सा रीजन बनता है। तो बैमर सीरीज में जो रीजन बनता है वो कौन सा होता है, विजिबल होता है। आप सबसे पहले ये बातें आपको याद होंगी, मैंने आपको बताया था कि लाइमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट बनता है। फिर से मैं लिख देता हूं, बैमर सीरीज में विजिबल बनता है। और नंबर 3, पार्शियन सीरीज में इंफ्रारेड बनता है। इसी तरीके से नंबर 4, ब्रैकेट सीरीज में फार इंफ्रा रेड होते हैं। और नंबर 5, पी फंड सीरीज में वेरी फार इंफ्रारेड होता है। सही है, वेरी फार इंफ्रारेड होता है। ये आपके पास 5 है। सही है जी।
कुछ करे कुछ कहेंगे नहीं कराया था, किस किस की बात सुने। सही है, देखें तो सेकंड वाले में विजिबल रीजन आपके पास राइट आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में एंगुलर मोमेंटम पूछा जा रहा है, तो एन एच कट के बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, एन एच कट के बराबर भी होता है, और एन एच अपॉन 2 पाई लिखा होता तो ये भी राइट होता, लेकिन अभी ये दिया हुआ है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, एन एच कट के बराबर होगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि nth ऑर्बिट की एनर्जी बता दें, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। ये हमारे पास ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो इसमें सी राइट आंसर है और इसमें ए राइट आंसर है। सही है, और इसमें डी राइट आंसर है। देखें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, 5 में फर्स्ट लाइन ऑफ बैमर सीरीज की वैल्यू दी हुई है 6563 एमस्ट्रॉन्ग। सही है, जबकि कैलकुलेट द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज का हमें फर्स्ट लाइन बताना है, लाइमन के फर्स्ट लाइन बतानी है। देखिए एन एफ की वैल्यू 1 है, एन आई की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो जब फर्स्ट लाइन की बात की जाए तो 1 एंड 2 के दरम्यान निकालेंगे, ये वाला फर्स्ट लाइन है, इसको फर्स्ट लाइन कहते हैं। सही है, और इसी को हम, इसको फर्स्ट लाइन भी कहते हैं, इसी को हम लॉन्ग वेवलेंथ भी कहते हैं। इसी को हम, जो करीब से आता है यही फर्स्ट लाइन भी कहलाता है, इसी को हम लॉन्ग वेवलेंथ भी कहते हैं। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, 912 एन एफ स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एन आई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एन आई स्क्वायर माइनस एन एफ स्क्वायर। ये कंडीशन है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। सुनिएगा बच्चों, ये इस तरीके से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस पॉइंट पे। तो देखें इस पॉइंट पर आप इसकी अगर कैलकुलेशन करना चाहते हैं, सही है, तो देखो इसमें क्या होगा। सही है, 91, मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं बल्कि, ये 912 एन एफ स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, फिर ये 2 का स्क्वायर और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 912 4 और नीचे 3। भाई देखें 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, और नीचे 4 माइनस 1 कितने होंगे 3। तो अगर मैं 3 से इसको डिवाइड करूं तो 304 आएगा। आप खुद देख लें, 900 को 3 में डिवाइड करना है 300, 12 को 3 में डिवाइड करना है 4 तो 304 इस कंडीशन में राइट आंसर आएगा। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 जा 16 का 1, 4001 ऐड कर लें, 4 3 जा 12। तो देखो ये ऑप्शन ए के अंदर दिया हुआ है, ऑप्शन में देख लें, ये राइट आंसर होगा। और सेम यही क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखिएगा, यही क्वेश्चन 10 भी है, 10 में भी यही आंसर है। आप 5 के बाद क्वेश्चन 10 भी देखें, उसमें कह रहे हैं लॉन्ग वेवलेंथ बता दें। तो लॉन्ग वेवलेंथ लाइमन सीरीज का क्या होता है, 1 एंड 2 के दरमियान होता है, और फर्स्ट लाइन भी इसी को कहते हैं, पहला लाइन भी हम इसी को कहते हैं जो 1 एंड 2 होता है। यही लॉन्ग वेवलेंथ भी है, यही फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है। क्वेश्चन 10 भी देखिएगा, ये दोनों सेम क्वेश्चन है 5 और 10, बस वर्डिंग डिफरेंस है, दोनों सेम है। बता दें क्लास रिपीट होगी या नहीं। सही है बेटा, देखो क्वेश्चन 5 और 10 सेम है जी बच्चों, डन हो गया ये। शॉर्ट वेवलेंथ के लिए इंफिनिटी पे जाते हैं, अगर हमें शॉर्ट निकालना हो तो 1 एन इंफिनिटी, लाइमन में निकालेंगे तो 1 एन इंफिनिटी। लॉन्ग के लिए जो करीब वाला होता है 1 के बाद 2, अगर बैमर में है तो 2 और 3, और बैमर में अगर हमें शॉर्ट चाहिए तो इंफिनिटी पे जाएंगे। देखें
ये उठाना। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन 6 देखें। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं आर इज द रेडबर्ग कांस्टेंट। आर रेडबर्ग कांस्टेंट है और हमें द वेवलेंथ ऑफ कैपेबल आयोनाइजिंग हाइड्रोजन की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। देखिए, हम सबको पता है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। आयोनाइज करने का मतलब होता है इसको यहां से निकाल के कहां पे ले जाना है, इन्फिनिटी पे लेकर जाना है। तो आयोनाइजिंग इलेक्ट्रॉन में ये कंडीशन होगी। जब भी आयोनाइजिंग की बात की जाए तो हम इन्फिनिटी, फर्स्ट ऑर्बिट क्यों लिया, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है। आयोनाइज करना मतलब इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी देनी चाहिए कि वो निकल जाए ऑर्बिट से, इन्फिनिटी पे चले जाए। तो इसलिए हमने इस कंडीशन में NF की वैल्यू हम लेंगे 1 और NI की वैल्यू हम क्या लेंगे, इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट 1 अपॉन NF स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन NI स्क्वायर। तो यहां पे आपने 1 का स्क्वायर कर लिया और नीचे इन्फिनिटी का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 डिवाइड बाय 1 और किसी भी रियल नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करें तो 0 होता है। तो ये कितना आएगा फाइनली हमारे पास 1 अपॉन लैम्डा आर के बराबर है और लैम्डा बराबर होगा 1 अपॉन आर के। लैम्डा बराबर होगा 1 अपॉन आर के, ये कंडीशन है। सही है। जब भी हमें आयोनाइजिंग की बात की जाए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, उसको आयोनाइज करना है, मतलब हम कहां लेकर जाएंगे, इन्फिनिटी पे लेकर जा रहे होंगे उसको। सही, तो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। सही, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लें 7 में क्या कहा जा रहा है। 7 में हमें रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के बाद, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के, ये फॉर्मूला होता है। जबकि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, सही है, माइनस का E स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, ऊपर आया E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और नीचे माइनस का E स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। आप कैंसिल कर लें इसको, ये वाली वैल्यू यहां से कैंसिल हो गई है। ऊपर प्लस का 1 नीचे माइनस का 1, तो 1:-1 हो जाएगा। सही है, 1:-1 हो जाएगा। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। 8 की बात करते हैं। हमें बोहर की स्टेटमेंट को बताना है। पहले स्टेटमेंट में क्या है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं n स्क्वायर के। सही है ये स्टेटमेंट, ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहे हैं, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं n के। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके साथ, n के। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, ऐसा होता है टोटल एनर्जी इनवर्स तो होते हैं लेकिन n स्क्वायर के होते हैं, ये वाला नहीं होता। n स्क्वायर के इनवर्स होते हैं, n के इनवर्स नहीं होते हैं। तीसरे पार्ट में कह रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है स्टूडेंट, वो h अपॉन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के बराबर होते हैं। ये भी राइट है, सही है। जो नंबर
4 है, 4 में कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल, एक वर्ड यूज किया मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, राइट होते हैं। क्यों? एक्सप्लेनेशन पूछोगे तो सुन लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस का ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ई स्क्वायर सही 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के। देखें जब मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो साइन हटा देंगे, ये 1/4 है और ये 1/8 है। जब मैग्नीट्यूड की बात करें ना तो पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड ज्यादा होती है काइनेटिक के मैग्नीट्यूड से, क्योंकि वो 1/4 होता है। बाकी देखें सब सेम है, ई से ई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल होगा, रेशियो निकालते बाद एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट। तो इस कंडीशन में ये वाली स्टेटमेंट भी राइट है कि मैग्नीट्यूड का वर्ड है, माइनस नहीं लेंगे। जब माइनस नहीं लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड हमेशा ग्रेटर होगा मुकाबले में काइनेटिक एनर्जी के। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है, राइट हो जाता है। और जो नंबर 5 है, 5 में कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी, सही स्टूडेंट, हमें 5 में कहा जा रहा है टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा बाकी एक्सेप्टेड फर्स्ट ऑर्बिट, बाकी सब स्टूडेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऐसा नहीं होता, हमें पता है कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 है, तो दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी सही है माइनस का 3.4 है, तीसरे की -1.5, सब नेगेटिव साइन में होते हैं। ये कह रहे हैं पहले के अलावा सब पॉजिटिव होते हैं, नहीं, पहला भी नेगेटिव होता है, दूसरा भी नेगेटिव होता है, तीसरा भी नेगेटिव होता है। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट 5 है वो ही रॉन्ग है। तो राइट क्या हुआ, 1 2 एंड, बल्कि 1 3 एंड 4, 1 3 4 यहां पे राइट स्टेटमेंट बनेगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 में ये राइट स्टेटमेंट बनेंगे। जल्दी बच्चों उसको नोट कीजिएगा। 9 की बात करेंगे। 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, हमें कहा ही जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। क्वेश्चन में कह रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात की जा रही है। बच्चों मैंने आपको कहा था जब भी एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए तो फर्स्ट का मतलब हम लेंगे सेकंड, और सेकंड का मतलब हम क्या लेंगे, क्योंकि पहला वाला ग्राउंड स्टेट, कभी भी फर्स्ट वाला जो है वो एक्साइटेड स्टेट नहीं हो सकता, पहला वाला ग्राउंड स्टेट होता है। जब भी एक्साइटेशन एनर्जी की बात की जाए तो मैं फर्स्ट कहूंगा तो आप सेकंड में जाएगा, मैं सेकंड कहूंगा तो आप थर्ड में जाएगा, मैं थर्ड कहूंगा तो आप फोर्थ में जाएगा, मैं फोर्थ कहूंगा तो आप फिफ्थ में जाएगा। एक हमें हमेशा आगे जाना होता है, हमेशा एक आगे जाना होता है इस कंडीशन में। तो देखिएगा बच्चों, इस पॉइंट को मैं ई एन का फॉर्मूला होता है -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर के। अगर मैं यहाँ पे n2 रखूं मतलब फर्स्ट के लिए, ये हो जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं यहाँ पे 3 रखूं सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो 3 जब यहाँ पे रखेंगे तो कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड कर लें, फर्स्ट एंड सेकंड को डिवाइड कर लें, तो -13.6 डिवाइडेड बाई 4 -13.6 डिवाइडेड बाई 9, ये दोनों कैंसिल, तो ये 9/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 9/4 होंगे। सही है स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, रेसिप्रोकल होकर ये सही है 9/4 होगा। सही है। भाई 8 का जो फर्स्ट ऑप्शन है ना वो ये है, आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, आर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर 0.53, तो देखो प्रोपोर्शनल है। और ये सेकंड वाला यहां से देख लो, एन स्क्वायर के
10 हमारा हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 11 की। 5 और 10 सेम है। एक में लॉन्ग वेवलेंथ कह रहे हैं, एक में फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कह रहे हैं, तो एक ही बात है, फर्स्ट लाइन भी वही होगा, लॉन्ग वेवलेंथ भी वही होगा, क्योंकि 2 से 1 के दरमियान लॉन्ग वेवलेंथ होगा और फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज भी 2 and 1 के दरमियान होगा। तो 10 क्वेश्चन सेम है। 11 की बात करेंगे। देखो बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन 11 है, इसमें कह रहे हैं बोहर थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन, सही है, फुल्ली कौन सी चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सही है। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ डायामीटर, तो भाई डायामीटर कर सकता है। अगर आप कहेंगे ना सर डायामीटर कैसे करेगा, तो आपने रेडियस निकाल ली, तो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो रेडियस को, तो डायामीटर बन जाएगा। तो डायामीटर तो एक्सप्लेन कर सकता है। फिर बी ऑप्शन में लिखा जा रहा है इमिशन स्पेक्ट्रा, उसको भी करेगा। भाई क्या कलर नहीं बताता, ये इमिशन स्पेक्ट्रा बता रहा होता है, कलर बताता है ना स्टूडेंट। जो स्पेक्ट्रा लाइन होते हैं उसके कलर, इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होते हैं, जो एटम के कलर होते हैं, ये बताता है बोहर थ्योरी। सही है। इसी तरीके से सही है, हमारे पास बी ऑप्शन में ये ए है, ये बी है। सी में कह रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सही है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी हम निकाल रहे होते हैं बोहर थ्योरी की मदद से। डी में कह रहे हैं इवन हाइड्रोजन, ये नहीं करता। क्यों नहीं करता बच्चों? तो अगर इवन हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो इवन हाइड्रोजन से मुराद क्या होता है, ऐसा हाइड्रोजन जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ऑड है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये इवन बन जाता है। जब सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, हमने लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी में ये बात लिखी थी कि बोहर थ्योरी एप्लीकेबल होते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे एप्लीकेबल, 2 पे नहीं होते एप्लीकेबल, 3 पे नहीं होते हैं एप्लीकेबल, सिर्फ एक वाले पे होते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इवन हाइड्रोजन से क्या मुराद होगा, इवन हाइड्रोजन से मुराद ये होगा। अगर कोई कहेगा सर ऑड हाइड्रोजन से क्या मुराद होता है, तो ऑड हाइड्रोजन हम कैसे हाइड्रोजन को कहते हैं, ऑड हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, ऑड हाइड्रोजन ऐसा हाइड्रोजन होता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम ऑड कहते हैं। सही है। इवन पे एप्लीकेबल नहीं है, ऑड पे एप्लीकेबल हो सकता है, तो डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। इसमें डी इज द राइट आंसर। इसके ऊपर बोहर एप्लीकेबल नहीं होते। 12 की बात करेंगे। 12 को समझने से पहले हम फ्रीक्वेंसी और रेडियस का रिलेशन को समझना चाहेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। आगे देखें आप, इस कंडीशन में ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये रेडियस है। पहला वाला अल्ट्रावायलेट है, लाइमन सीरीज, दूसरा वाला विजिबल है और तीसरा वाला इंफ्रारेड है, पार्शियल। तो आप सबको पता है कि अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है लेकिन उसका रेडियस कम है। अब अल्ट्रावायलेट से विजिबल की फ्रीक्वेंसी कम हुई, रेडियस बढ़ गया। फिर विजिबल से इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी कम हुई लेकिन रेडियस बढ़ा, तो रेडियस और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन बना, और रेडियस और लैम्डा का क्या रिलेशन बना, डायरेक्ट। देखें इसके मुकाबले में इसका लैम्डा ज्यादा है, इसके मुकाबले में इसका लैम्डा ज्यादा है, तो लैम्डा के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। पहले तो हमें ये बातें पता करनी थी। अब आप क्वेश्चन 12 को पढ़िएगा, इसमें 2 रेडियस दिए हुए हैं, 2 सही स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन है, एक का रेडियस r है और एक का 9r है। हमें रेशो ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो अगर मैं f1 अपॉन f2 निकालूं, क्या होगा, R2 अपॉन R1 होगा। तो आपके पास F1 अपॉन F2, आपके पास R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 9R, और R1 की वैल्यू क्या दी हुई है, R। ये दोनों कैंसिल, 9 अपॉन 1, 9:1, राइट आंसर इज 9:1।
इसके बाद देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 13। 13 को देखते हैं। इस लेवल 3 में 13 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास n की वैल्यू 2 बताया गया है, n की वैल्यू 4 बताई गई है, और कह रहे हैं लैम्डा बता दें। ये फॉर्मूला है लैम्डा का, और क्योंकि r की वैल्यू स्टूडेंट फॉर्मूले में है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, कांस्टेंट वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब हमें पूरी r की वैल्यू रखकर, जैसे ऑप्शन देके उसमें r इंक्लूड है, तो मतलब r को हमें रखना है, r की वैल्यू नहीं रखनी है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। जब आपके पास r की वैल्यू को भी कैलकुलेट करना हो तो 912 सही है, जो इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 1/r की, उसको हम रखकर बनाएंगे। अभी आपको पता है कि ये NF होगा कम वाला और ज्यादा वाला NI होता है। NF के मुकाबले में NI हमेशा ग्रेटर होता है। ये रखिएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर लें और यहाँ पे 4 का स्क्वायर लें। ये 14, ये 116, 16 एलसीएम आया, इसको 4 से डिवाइड करें 4 1, ये आपके पास इस तरीके से क्या हो जाएगा, 3/16, 3r/16। सही है, ये कंडीशन आपके पास है। अगर देखो वेव नंबर कहते हो तो 1/लैम्डा निकालते हैं, वेव लेंथ कहेंगे तो लैम्डा निकालेंगे जो कि 16/3r होगा। बाद बात कहते हैं वेव नंबर बता दें, तो ये चीज जो है ना, ये वेव नंबर है, इसको हम वेव नंबर कहते हैं और इसको हम वेव लेंथ कहते हैं। जैसे अभी वेव लेंथ कहा हुआ है तो आंसर 16/3r होगा। अगर वेव नंबर कहते हो तो 3r/16 होता। तो 1/लैम्डा वेव नंबर कहलाता है, लैम्डा वेव लेंथ कहलाता है। मेरा बच्चा, अल्ट्रावायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है विजिबल से। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाया था ये बात, सही है। तो देखो रेडियस कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, रेडियस बड़ा, फ्रीक्वेंसी कम हो गया, विजिबल की कम हो जाती है, इंफ्रारेड की और कम हो जाती है। मैंने पूरा लिखाया था बेटा, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ऊपर से नीचे आते हुए फ्रीक्वेंसी कम हो रहे थे और नीचे की तरफ वेवलेंथ बढ़ रहा था। ये पूरा पहली क्लास के अंदर, ये चैप्टर 18 के स्टार्टिंग में लिखवाता हूं। अब तो समझ में आ गया ना फ्रीक्वेंसी वाली बात। ये हो गया स्टूडेंट। अब हम चैप्टर 17 देखेंगे इसी बुकलेट में। चैप्टर 17 के क्वेश्चन मैं आपको पेज नंबर बता रहा हूं। पेज नंबर स्टूडेंट 57 पे आइएगा, लेवल 3 सॉल्व करेंगे। चैप्टर 17 का लेवल 3 सॉल्व करेंगे पहले। पेज नंबर चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 57, 57, 58 पे हम बात करेंगे और ये लेवल 3 है। सही है, देखिएगा। देखें,
सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक पॉइंट आपको क्लियर करना चाहूंगा, एक चीज होता है वर्क फंक्शन। कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। वर्क फंक्शन सही है, वो एनर्जी होती है जिसपे हम मेटल से इलेक्ट्रॉन को, सही है, इतनी एनर्जी दी जाए कि मेटल से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए। तो देखें वर्क फंक्शन का एक फॉर्मूला तो ये होता है। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी खुद किसके बराबर है, सी अपॉन लैम्डा के। तो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला हो जाता है एच सी अपॉन लैम्डा होता है। इस इक्वेशन में इस लैम्डा को हम कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। बाबू कहते हैं ना कट ऑफ वेवलेंथ बता दें, तो यही लैम्डा कट ऑफ वेवलेंथ कहलाता है। मतलब कट ऑफ वेवलेंथ से क्या मराद, मतलब वो वेवलेंथ जिसपे इलेक्ट्रॉन मेटल से कट होकर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, इसको कट ऑफ वेवलेंथ भी कहते हैं। अब अगर आपको याद हो, आपने एनर्जी की एक इक्वेशन ये पढ़ी होगी एच सी अपॉन लैम्डा। ये देखें हमने कहा था कि इस H और C की वैल्यू 19.9 10 की पावर -26 होंगे। सही है, अगर आपको जूल में निकालना है। मैंने एक एनर्जी का फॉर्मूला बताया था 19.9 10 की पावर -26 डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये जूल में एनर्जी आएगा, याद करें। ऐसी मैंने कहा था कि 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगा। तो मैं इसके लिए भी दो फॉर्मूले बना सकता हूं। अगर मुझे जूल में चाहिए तो 19.9 10 की पावर -26, ये जूल में वर्क फंक्शन के लिए। ऐसी स्टूडेंट में लिखूंगा कि 12400 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो इससे अगर आपके पास एनर्जी वर्क फंक्शन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकलेगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा। अब हमने पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर 17 लेवल 3 में, इसमें कहा जा रहा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लैम्डा निकालना है। आ जाए आप यहाँ पे, ये वाले फॉर्मूले में आएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली कहानी है। तो लैम्डा निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन। तो आप क्या कीजिएगा 12400 डिवाइडेड बाई 5 जी, डिवाइड करें जी बच्चों, डिवाइड करें, क्या आंसर आ रहा है? हाँ, 2480 आ रहा है। क्या वैल्यू आ रही है? 2480 एंगस्ट्रॉम। इसके अप्रोक्स वैल्यू जो दी हुई है वो डी ऑप्शन में दिया हुआ है, मेरे ख्याल से डी ऑप्शन में दिया हुआ है। सही है, डी इज द राइट आंसर। सही है, यहां पे राइट आंसर क्या बनेगा बच्चों? डी बनेगा। सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 भी है। 2 में वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कह रहे हैं लैम्डा बता दें। सेकंड भी ऐसे ही है भाई, देख लें, सेकंड में भी वर्क फंक्शन दिया हुआ है 1.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कह रहे हैं कि वेवलेंथ बता दें, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दें। तो इसका भी फॉर्मूला 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई वर्क फंक्शन। तो यहां पे भी क्या करोगे 12400 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई नीचे रखोगे 1.65, क्या वैल्यू आएंगी? 7515.15 आ रहे होंगे, 7515.15 आ रहे होंगे। सही, इसके अप्रोक्स आंसर जो हमारा है वो कौन सा बन रहा है? डी ऑप्शन बन रहा है। इसमें भी डी ऑप्शन बन रहा है। यहां पे भी स्टूडेंट राइट आंसर इज डी। सही है, सुनिएगा बच्चों। स्टूडेंट हम लोगों ने
फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक इक्वेशन और भी बढ़ा था, ये देखें। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन की बात करते हैं तो उसने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स बराबर होते हैं एच न्यू माइनस, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। सही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन सही है इस तरीके से बताता है। अब कैलकुलेशन काइनेटिक एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं इसको। तो बच्चों मैंने ये कहा है कि अगर मुझे एनर्जी निकालनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो मैं एच सी की वैल्यू क्या रखूंगा 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा और वर्क फंक्शन, ये फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे जूल में निकालना होता तो मैं इसकी जगह पे क्या लिखता 19.9 10 की पावर -26। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वेवलेंथ की वैल्यू क्या दी हुई है 4000 दिया हुआ है और वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स बता दें। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला जो बताया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने वो ये इक्वेशन बताया था। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या होंगे, सही है 12400 डिवाइडेड बाई -2। बना ले इसको, इस फॉर्मूले से बना रहा हूं जी। आंसर बताइएगा इसके लिए, 0 से 0 कैंसिल करें पहले, फिर 4 से इसको डिवाइड करें और उसके बाद 2 माइनस करें, क्या आंसर आ रहा है सही है 124 को डिवाइड करें 40 से, टू पॉइंट वन आएगा, बल्कि 3.1 आएगा। 3.1 को माइनस करें, इन दोनों को डिवाइड करने से 3.1 आएगा और 2 माइनस करें तो 1.1 शायद इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन आ रहा होगा। देख लो जी, इतना आ रहा है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर देने से पहले हमारे बुक में एक ग्राफ है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी था, जिसके अंदर मैंने ग्राफ बनाकर दिखाया था। एक रेड लाइट ली थी स्टूडेंट और एक ब्लू कलर की लाइट, इसमें हमने ग्राफ बनाया था। एक की फ्रीक्वेंसी कम है और एक ये स्टॉपिंग पोटेंशियल था। याद करें कुछ ऐसा पढ़ा होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखिए स्टूडेंट, ये रेड लाइट है और ये ब्लू लाइट है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा हो जाता है। ये ग्राफ आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक मैंने करवाया था। अब आप सवाल में देखिए क्या कह रहे हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। तो आप कहेंगे सर क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? नहीं, डायरेक्टली नहीं होते हैं। हाँ, बढ़ जाता है, बढ़ता तो है लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। अच्छा, बुक में लिखा हुआ है
कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल मोर नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब मोर इंक्रीज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है तो नेगेटिव साइन, लेकिन ये वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन मेटल से निकल रहा है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू जितनी नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा आसानी से बाहर आएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, सही है, बिकम्स मोर देन डबल। बढ़ तो जाएगा लेकिन डबल से मोर देन, बिल्कुल डबल नहीं होगा, डबल से ज्यादा हो जाएगा। सही है, बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो मोर देन का यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, बुक में भी पढ़ के देखिएगा। तो सी ऑप्शन इसके अंदर राइट है, ऑप्शन सी, मोर देन डबल हो जाएगा। सही है, मोर देन डबल इसके अंदर होगा, सी ऑप्शन है, मोर देन डबल, बिकम्स मोर देन डबल। देखो बच्चों, देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं लैम्डा नॉट इज द डी ब्राई वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, ये है बेटा, लैम्डा नॉट इज आर डी ब्राई वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन। फिर इस सवाल में कहा यह जा रहा है कि व्हाट विल बी डी ब्राई वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। हमें अल्फा की डी ब्राई वेवलेंथ निकालनी है। जबकि कह रहे हैं स्टूडेंट, जबकि इस सवाल में कह रहे हैं हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी। रेफरेंस किसका दे रहे हैं? रेफरेंस मेरे बच्चे किसका दे रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की रेफरेंस दी हुई। अब सुनिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी की बात की। डी ब्राई वेवलेंथ के लिए 3 फॉर्मूले होते हैं। अब आप कहेंगे कब कौन से फॉर्मूले इस्तेमाल करें? नंबर 1, डी ब्राई वेवलेंथ का एक फॉर्मूला H/mv होता है, क्योंकि mv इज अ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी से। तो ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करते हैं जब मास वेलोसिटी की बात हो। सवाल में मास वेलोसिटी का रेफरेंस हो, आप इसको अप्लाई कीजिएगा। सेकेंड पॉइंट, डी ब्राई वेवलेंथ का फॉर्मूला √2me होता है, जो कि डेविजेंस एंड जर्मर ने बताया था। सही है, क्योंकि हम मोमेंटम को √2me भी लेते हैं, इज काइनेटिक एनर्जी। अगर आप काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी में देखें तो ये फॉर्मूला होता है। सही है, हमें पता है इसी तरीके से, मतलब मैं ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई करूंगा जब एनर्जी की बात की जाए, काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए या एनर्जी की बात की जाए। हमें पता है कि एनर्जी जो है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज भी होता है। तो यही फॉर्मूले को फर्दर हम यू भी लिख देते हैं, इसी फॉर्मूले को फर्दर हम यू भी लिख देते हैं। तो ये तीसरा फॉर्मूला कब अप्लाई किया जाएगा? जब वोल्टेज की बात की जाए। तो अभी किसकी बात की जा रही है स्टूडेंट? जल्दी बताइएगा, मैसेज करके बताएं अभी किसकी बात हो रही है सवाल में जी। अभी किसका जिक्र है? वोल्टेज, एनर्जी, कौन सी चीज सेम है? एनर्जी सेम है। तो अभी मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा? एनर्जी। तो अगर मैं यहां पे इस कंडीशन में एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। तो देखो H प्लांक्स कांस्टेंट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, E सेम है, तो हमें पता चला लैम्डा अंडर रूट मास के इनवर्स हो गए। तो लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अंडर रूट में MP/m अल्फा हो जाएगा। आप सबको पता है कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होते हैं मास ऑफ प्रोटॉन से। तो आप इस कंडीशन में इसकी जगह पे ऐसे ही प्रोटॉन की लैम्डा को लैम्डा नॉट लिख लें। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा? MP ऐसे ही रहेगा, नीचे 4MP हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, 1/2 आ गए। तो अगर हम लैम्डा ऑफ अल्फा निकालेंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा? सही है, लैम्डा नॉट अपॉन 2 के। जाहिर सी बात ये ऊपर जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा, लैम्डा हाफ, लैम्डा नॉट अपॉन 2 राइट आंसर है इस कंडीशन में, जो कि मेरे ख्याल से ऑप्शन में बता देता हूँ कौन सा है। सही है, हाफ हो जाएगा ये।
और ये हमारा स्टूडेंट ऑप्शन बी है। ठीक है, ओके। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास कहा ही जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन है, कह रहे हैं इन अ इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक आयरन इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वोल्टेज का रेफरेंस है, वोल्टेज का रेफरेंस है। फिर कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज ऑफ मास स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मास एंड चार्ज रिस्पेक्टिवली ई और एम है, मतलब ई और एम है। फिर कह रहे हैं द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितनी वेलोसिटी को सही है अटेंड करेगा, हमें ये पूछा जा रहा है। सुनिएगा, आपने चैप्टर नंबर 14 में ये बस वही बात है, दो फॉर्मूले पढ़े थे वेलोसिटी के, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी, एक अंडर रूट 2 वीई अपॉन एम, ये उस वक्त अप्लाई करेंगे जब वोल्टेज के रेफरेंस से पूछा जाए वेलोसिटी, और एक फॉर्मूला पढ़ा था अंडर रूट 2 ई अपॉन एम, ये उस वक्त अप्लाई करते हैं जब एनर्जी से वेलोसिटी पूछा जाए। अभी किससे पूछा गया है, वोल्टेज से, तो राइट ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये वाला राइट ऑप्शन है। देखें ये फॉर्मूला आपके पास आपकी बुक की 14 चैप्टर में भी है, तो यही बात है, तो ये राइट आंसर है जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। बी इज द राइट आंसर, इसके अंदर सही है। बी बनेगा, सही है, यहाँ पे बी राइट आंसर है।